Hi everyone, my name is Smriti. I am your online faculty for the subject of political science. पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जाना था उस चैप्टर में राइट्स क्या होते हैं, राइट्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के राइट्स के बारे में जाना था। हमने जाना था डिफरेंसेस क्या हैं फंडामेंटल राइट्स में, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में और लीगल या फिर स्टैट्यूटरी राइट्स में। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी समझा था, जिसमें अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रवेंशन में है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है जी। फिर हमने अपनी फंडामेंटल राइट्स की जर्नी शुरू करी थी। ठीक है फिर हमने ये जाना था, हम बात कर रहे थे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। आज हम राइट टू इक्वालिटी कल हमने खत्म कर दिया था आर्टिकल 18 तक। आज हम अब एक नया फंडामेंटल राइट जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है जी, लेट्स बिगिन। ओके, एंड हियर नाउ वील सी फ्रॉम राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के साथ। ठीक है जी, और चलिए राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। इससे पहले एक थोड़ा सा बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने बात करी थी इक्वालिटी के बारे में। इसको हमने बोला था एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, फिर इसी के अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी। कौन सी? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी आई एम रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन फॉर यू। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये यूके का कॉन्सेप्ट है, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है। ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करता है, ये ट्रू इक्वालिटी या सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करता है। फिर इसी आर्टिकल की जो आर्टिकल 14 है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज देता है, उसकी हमने एप्लीकेशंस देखी थी। जैसे कि आर्टिकल 16 में, ठीक है, राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने जाना था। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, हमने उसके बारे में पढ़ा था। हमने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा, हमने अनटचेबिलिटी के ओरिजिन्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा अनटचेबिलिटी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी जगह से, ऋग्वेद के 10th मंडल की पुरुषुक्त थ्योरी से। ठीक है जी। फिर हमने टाइटल्स के बारे में देखा कि गवर्नमेंट ने कैसे टाइटल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है टाइटल्स जो है वो अबॉलिश कर दिए हैं और अब हम सिर्फ मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल्स को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं और अब हम बात करते हैं सेकंड फंडामेंटल राइट की, जो की है राइट टू फ्रीडम। दिस इज द सेकंड फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला कौन सा था? राइट टू इक्वालिटी। अब जरा रिवाइज करके बताओ कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं आर्टिकल 19 पे, जो कि है राइट टू फ्रीडम। व्हाट इज आर्टिकल 19 का टेक्स्ट क्या कहता है? इट कॉन्फर्स 6 फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 है जो कि राइट टू फ्रीडम एक ब्रॉड हेडिंग है, उसके अंडर आता है। और इसी आर्टिकल के अंदर, जैसे कि राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 आर्टिकल्स के अंदर, इसके नीचे एक 19 आर्टिकल है और इसके नीचे जो है वो 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं। ये देखना ऑन ऑल सिटीजन्स। इससे पहले हमने कौन से आर्टिकल्स देखे थे जो सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई करते हैं? एक है आर्टिकल 15, एक है आर्टिकल 16। ठीक है जी। उसके बाद है दीज आर डेमोक्रेटिक राइट्स कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो आर्टिकल फ्रीडम, पहले तो ये बताओ फ्रीडम का क्या मतलब होता है? व्हाट डज फ्रीडम मीन टू यू? फ्रीडम हैज डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस फॉर एवरीवन। आपके लिए फ्रीडम हो सकता है कि आप मनचाही पढ़ाई कर सको, मनचाहा खाना खा सको, मनचाही बात कह सको। आपके लिए फ्रीडम हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है या गवर्नमेंट का कोई डिसीजन आया है, आपको नहीं पसंद आया है, आप उसके बारे में प्रोटेस्ट कर पाओ, उसके खिलाफ बोल पाओ, अपनी ओपिनियन, अपना व्यू पॉइंट है जो उसको पुट फॉरवर्ड कर पाओ।
यही होता है ना फ्रीडम। फ्रीडम की हर इंसान के लिए अलग अलग आपको इंडिपेंडेंस है। फ्रीडम इज बेसिकली इंडिपेंडेंस, it's independence to do what you want. Okay, that is the the very basic meaning of freedom. अब यहां पे क्या बात होती है, आर्टिकल 19 आपको ऐसे ही 6 तरह के फ्रीडम देता है या एक तरह के फंडामेंटल राइट्स देता है जो कि किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए फंक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक मतलब क्या होता है कि पीपल आर सुप्रीम, लोग जो हैं, लोकतंत्र है डेमोक्रेसी, लोगों ने जो कहा वो सबसे ऊपर रखा जाएगा हर जगह पे। तो लोग तभी कह पाएंगे जब उन्हें आज़ादी है वो चीज़ को कहने की, ठीक है। तो इसी वजह से उसी आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी हेल्दीली तभी ही फंक्शन कर पाएगी जब हर इंसान या हर ग्रुप जो है अपनी बात बिना डरे, विदाउट एनी फियर और फेवर पुट फॉरवर्ड कर पाएगा और अपनी डिमांड्स जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो है ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो पूरी करेगी, ठीक है जी। आगे चलें, चलो नाउ वील सी। इनिशियली इट हैड 7 राइट्स। मैंने अभी बताया कि राइट टू फ्रीडम के अंदर 6, राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है, इनिशियली 7 राइट्स थे, प्रेजेंटली 6 राइट है। आर्टिकल 19 इज फ्रीडम ऑफ बेसिकली स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सॉरी, पार्डन मी, मैं हेडिंग देना बताना भूल गई थी। इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच और एक्सप्रेशन से डील करता है। स्पीच और एक्सप्रेशन मतलब आपको बोलने की आजादी है, ठीक है। अब आप डिक्टेटोरियल कंट्रीज में देखेंगे या थियोक्रेसीज में देखते हैं। थियोक्रेसी का क्या होती है, जहां रिलीजन जो है वो बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग होता है, या जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इट्स एन इस्लामिक रिपब्लिक, या मोनार्कीज हो गया जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया। वहां पे उस लेवल ऑफ फ्रीडम नहीं होता एक नॉर्मल सिटीजन को टू पुट फॉरवर्ड इट्स व्यू और क्रिटिसाइज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन एनी सेंस, ठीक है जी। इनिशियली 7 राइट हुआ करते थे जिसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है 1978 में, ठीक है। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी की जनता गवर्नमेंट थी। ये इस फंडामेंटल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देते हैं। ये निकाल के इसको एक ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट में ऐड कर देते हैं आर्टिकल 300A में, ठीक है जी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में से आर्टिकल 19 में से निकाल के जो है राइट टू एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक अगर कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम फिर लोअर कोर्ट से होते होते अपर कोर्ट्स तक जाते हैं। ये राइट टू प्रॉपर्टी अगर एक जैसे फंडामेंटल राइट दिया गया था ना, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया नया नया आजाद हुआ था, गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी एक्वायर करनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, सड़कें बनानी थी, डैम्स बनाने थे। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, ये एक तरह की डिसेबिलिटी बन रहा था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि लोग जो थे वो कह रहे थे कि ये मेरी राइट टू प्रॉपर्टी है, मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट है, तो मैं अपनी जमीन या अपना खेत मैं आपको नहीं दूंगा। तो बहुत ज्यादा केसेस या लिटिगेशन जो थी वो कोर्ट्स में इस राइट की वजह से चल रहे थे। इसी वजह से थ्रू ओवर द पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स ये राइट को हटा दिया जाता है मोरारजी देसाई की जनता गवर्नमेंट में, और इसको एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया जाता है आर्टिकल 300A के नीचे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। दिस आर्टिकल अलाउज सिटीजन्स टू एंजॉय लिबर्टी बट विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज योर लिबर्टी शुड नॉट थ्रेटन द लिबर्टी ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। अब इसका मतलब क्या होता है?
मैंने बताया है आर्टिकल 19 जो है वो डेमोक्रेसी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में और बाकी फॉर्म्स में क्या फर्क होता है? डेमोक्रेसी आपको लिबर्टी प्रोवाइड करती है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। लेकिन अब आपसे मैं सवाल करती हूं कि क्या वो अनरेस्ट्रेन्ड हो सकता है? क्या कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए आपकी फ्रीडम पे? आपको जो मन करे, जैसा मन करे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू फ्रेंड्स, आपकी उस फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, यू हैड अ वर्बल स्पैट विद द अदर पर्सन, तो क्या आपके पास ये नाउ यू डोंट लाइक हिम, पर क्या अब आपके पास फ्रीडम है कि आप उसको बीट अप कर सकते हैं या उसको मार सकते हैं? बिकॉज यू आर फ्री टू डू, यू हैव लिबर्टी टू डू वट एवर यू लाइक, वट एवर यू वॉन्ट। कैन यू डू दैट? नो, ऑब्वियसली। वाई? यहां आती है क्योंकि वो रीजनेबल बात नहीं है, ये गलत बात है, किसी को हक नहीं है किसी को मारने का, ठीक है? तो ये अनरीजनेबल वो हो जाएगा, आपकी डिमांड अनरीजनेबल हो जाएगी। लॉ आपको मना कर रहा है कि यू कैन नॉट हार्म एनीवन, तो क्या हुआ? ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो गई। लॉ, आप लिबर्टी तभी तक प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी जब तक कि लॉ आपको अलाउ कर रहा है। क्यों? अगर लॉ मान लो खत्म हो जाए तो हर इंसान अपनी मर्जी करेगा और हर इंसान के इंटरेस्ट सामने वाले इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो अगर सब अपनी मर्जी करेंगे, सब प्रधान बन जाएंगे, तो देयर विल बी क्योस, सब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हम डेमोक्रेसी तो रन नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर नाम की चीज सोसाइटी में नहीं रहेगी। इसी वजह से लिबर्टी के ऊपर लॉ लगाया जाता है ताकि लिबर्टी को एक हद तक लिमिट किया जा सके, जिससे कि सोसाइटी में जो है वो क्लैश ना हो, ठीक है जी? इसी वजह से आर्टिकल 19 पे भी, आर्टिकल 19 क्या, फॉर दैट मैटर ऑल फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं ताकि सर्कमस्टेंसेस जो हैं चैलेंजिंग, उनके साथ डील किया जा सके। एक आर्टिकल बताया था मैंने जो एब्सोल्यूट है, दैट इज आर्टिकल 17। अब जो अनटचेबिलिटी का जो राइट है ना, फंडामेंटल राइट, वो एब्सोल्यूट है, उस पर कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। अनटचेबिलिटी किसी भी हालत में परमिटेड नहीं है, ठीक है जी? और ये आप अपनी फ्रीडम और आप अपनी लिबर्टी तभी तक एंजॉय कर सकते हो जब तक कि वो सामने वाले की लिबर्टी या सामने वाले के फ्रीडम को जो है थ्रेटन ना करें, ठीक है? एम आई क्लियर हियर? ओके, लेट्स मूव अहेड and yeah, now we'll see the provisions of article 19 one by one. मैंने बताया था आर्टिकल 19 के अंदर कितने हैं? 6 राइट्स दिए गए हैं, ठीक है? 7th राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट से निकाला गया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसकी गवर्नमेंट थी? जनता पार्टी गवर्नमेंट थी। कौन प्राइम मिनिस्टर थे? प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे, ठीक है जी? अब हम बात करेंगे 19 के प्रोविजंस की वन बाय वन। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट देखोगे ना तो उसमें ऐसा लिखा होता है आर्टिकल 19 का 1 का पार्ट ए, ऐसे दिया जाता है, ठीक है जी? सबसे पहले है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। जो आर्टिकल 19 एज अ होल है ना, वो मोर और लेस स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ब्रॉडली डील करता है, लेकिन कुछ माइन्यूट प्रोविजंस भी उसके अंडर आते हैं जो कि अपना जो ओरिजिन है इसी से लेते हैं। ये बेस है, इससे बाकी जो है वो राइट्स जो है वो निकलते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज फ्रीली एंड ओपनली विदाउट फियर, फेवर, इवन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है? आप स्टेट के खिलाफ भी अपनी जो है बात कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, करंट गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको उनको कोई पॉलिसी पसंद नहीं आई, वो कोई लॉ लेके आते हैं, यू डू नॉट लाइक इट, यू कैन से इट। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिख सकते हैं, आप मीडिया में जाके बोल सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, फॉर दैट मैटर आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल सकते हैं, ठीक है जी? जो यहाँ पे रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, व्हाट वाज दैट? दैट वाज काइंड ऑफ
वो व्यूज ही तो फ्रीली और ओपनली विदाउट फियर हम एक्सप्रेस कर रही थी, दैट फार्मर कम्युनिटी, कि आपने ये काम किया है, मुझे आपकी गवर्नमेंट का ये डिसीजन मेरे लिए अच्छा नहीं लगा है ना। लेकिन अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल जो क्लोज्ड कंट्रीज हैं, जैसे डिक्टेटोरियल कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ आप ये काम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। आप चाइना में चले जाओ, ठीक है, चाइना एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिस्ट है आइडियोलॉजी में और वैसे मार्केट बेस्ड कंट्री है। वहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम है और कम्युनिस्ट पार्टी है। वहाँ पे आपको मान लो कम्युनिस्ट पार्टी का कोई डिसीजन पसंद नहीं आता, आपको कम्युनिस्ट पार्टी की कोई जो पॉलिसी है वो पसंद नहीं आई, या कोई भी उनका जो है अटेम्प्ट जो है वो पसंद नहीं आया, आप कह के देखो जरा, आप ओपनली पब्लिक में कह के देखो, नेक्स्ट डे आप गायब हो जाओगे, यू विल नॉट बी फाउंड, यू नो, वहाँ पे इट इज़ नॉट अलाउड। जैसे चाइना में 1980s में टियानमेन स्क्वायर था, एक जगह है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही थी अगेंस्ट द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट के, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने टैंक्स चलवा दिए थे उन पे, इट्स एन ओपनली, मतलब media and everybody was covering, still you know the tanks were run over the students, that level of जो कहते हैं ना वहाँ पे suppression देखने को मिलती है, आप अपने views नहीं express कर पाओगे। इंडिया में आप कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि आप अपनी बात बिना डरे बिना झिझके कह सकते हैं, अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी या अगेंस्ट एनी पर्सन भी, और फॉर दैट मैटर एनीथिंग यू वांट टू से यू कैन से। हाउएवर उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अप्लाई करती हैं, आप किसी को हार्म नहीं करोगे, किसी की डेफेमेशन नहीं करोगे, किसी की रेपुटेशन को जो है स्कैंडलस वे में हार्म नहीं करोगे। ये कुछ जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, प्रेस का मतलब क्या हुआ, न्यूज़पेपर हो गया ट्रेडिशनल सेंस में, मॉडर्न सेंस में सोशल मीडिया भी इसी में आ जाता है एक तरह से, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टीवी चैनल्स, ये भी इसी में आ जाते हैं। फ्रॉम दिस अब जो न्यूज़ चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया है, जब आप देखोगे ना, आप एनालिसिस करोगे, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जैसे द हिंदू हो गया, वो जो है मोर और लेस जो उनके राइटर्स होते हैं, यू नो, दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो क्या गवर्नमेंट उन्हें सेंसर करती है? नहीं, उनको लगता है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है, आर्टिकल लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं, व्यूज फॉर्म होते हैं। कहाँ से ओरिजिन कहाँ से है उस राइट का? इस राइट से है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आई हैव द राइट टू से व्हाट इज इन माई माइंड इवन इफ यू डोंट लाइक इट। तो राइट टू फ्रीडम यहाँ से एमर्ज होता है। देन दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑल्दो स्टैट्यूटरी राइट है, उसका ओरिजिन भी इस आर्टिकल में से ही आता है। जब आरटीआई की बात करते हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वैसे इसके लिए लॉ बना हुआ है। मैंने बताया था लॉ क्या होता है, स्टैट्यूट बोलते हैं उसको। तो स्टैट्यूटरी राइट है, हमने बात करी थी स्टैट्यूटरी राइट्स के बारे में कि वो क्या होते हैं। अब मैं अपना एक्सप्रेशन या अपनी स्पीच तभी फॉर्म करूंगी ना अगर मुझे मैटर पता है, मुझे ये पता है कि अच्छा हो ये रहा है, ये घटना घटी है या ये सिचुएशन है। अब मैं अपने दिमाग में फिर ये जज करूंगी कि ये राइट है या रॉन्ग है, और फिर एक ओपिनियन फॉर्म करूंगी और फिर ही एक्सप्रेस या फिर स्पीच दूंगी, ठीक है। तो मेरे राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है ना। ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट की फंक्शन में होना बहुत जरूरी है। मुझे ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ये काम ये कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, सीक्रेटली वो लॉ बन जाता है, कोई डिस्कशन नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होता उस पर, और वो बस बिल्कुल पास हो जाता है। तो क्या एज अ सिटीजन कैन आई हैव एन ओपिनियन ऑन दैट? नो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है। तो मेरे पास कम से कम ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है। वैसे इसके लिए लॉ बना दिया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए। 30 डेज में, है ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए है, लॉ में मेंशन्ड है। लेकिन
अगर वो नहीं मिलती 30 डेज में तो उसके लिए फिर प्रोविजन है, पर्टिकुलर ऑफिस में पेनल्टी है या कितने दिन में वो फिर आपको देंगे, स्टैट्यूटरी राइट है। लेकिन जब आप इसके ओरिजिन्स देखोगे ना कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये आर्टिकल 19 के इस क्लॉज से ओरिजिनेट होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया टॉप मोस्ट कोर्ट ने इसे इनएलिएनल, यहाँ पे आई विल राइट इट ओवर हियर, ओके, इट इज कॉल्ड इनएलिएनेबल एडजंक्ट। इसको इनएलिएनेबल एडजंक्ट कहा गया, दैट इज इट इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ खा रहे हो पी रहे हो एंड यू आर जस्ट लिविंग। एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है आपकी, आप एनिमल नहीं हो, यू आर ह्यूमंस, यू आर एंडाउड विद रीजन, यू हैव द कैपेसिटी टू थिंक, टू लॉजिक आउट एंड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो एक्सप्रेस योर सेल्फ के लिए आपके पास राइट फ्रीडम होना चाहिए कि आप बिना डरे बोल पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसने इस पर्टिकुलर राइट को इनएलिएनेबल एडजंक्ट का दर्जा दिया है, दैट इज इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर हियर। यू नो, अगर इन एग्जाम्स ना यू यूज अगर आप जैसे एक लाइन भी लिख दोगे, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हैज बीन कॉल्ड इनएलिएनेबल एडजंक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर आपके एग्जामिनर को ये लगता है कि यू नो इसको कंटेम्पररी नॉलेज भी है, कम से इसने सिर्फ किताब नहीं पढ़ी है, इसने सिर्फ अपनी नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, अपना जो स्कोप है ऑफ नॉलेज उसको वाइडन किया है। तो इस वजह से यू विल गेट अ 1 मार्क एक्स्ट्रा, और फॉर दैट मैटर अ हाफ मार्क एक्स्ट्रा। तो उससे क्या होगा, आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ट्राइंड में इसको कहते हैं, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग व्हेन आई से वैल्यू एडिशन इन योर आंसर्स। यू स्टडिंग द सेम मटीरियल, आप भी वही किताब पढ़ रहे हो, मैं भी वही किताब पढ़ रही हूँ, एक चौथा बच्चा भी वही किताब पढ़ रहा है, क्या फर्क है? एक, आपने लिखा कैसा है, दो, अगर आपने ऐसा छोटा छोटा मैटर यू हैव स्प्रिंकल्ड एवरीवेयर, सो दैट इज व्हाट इज वैल्यू एडिशन। उससे क्या होगा, आपको हाफ मार्क 1 मार्क पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि ओवरऑल आपके स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है जी, आगे चलें। चलो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी, क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो फर्स्ट था, ये ए था। बी है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू हेल्ड मीटिंग्स, टेक आउट प्रोसेशंस। बेसिकली इट इज अ कॉरोलरी टू द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने 4 दोस्तों के साथ, 10 लोगों के साथ, 15-20 कम्युनिटी मेंबर्स के साथ कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हो। पीसफुली असेंबल मतलब आप इकट्ठे हो सकते हो, एक जमघट बना सकते हो, लेकिन बिना वायलेंस के। वायलेंस अलाउड नहीं होती डेमोक्रेसी में, वायलेंस का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या सिस्टम में। ठीक है, और आप प्रोसेशंस निकाल सकते हो, वही मैंने बोला ना प्रोटेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये क्रॉलरी है, क्रॉलरी का मतलब अगर ये राइट नहीं भी दिया होता ना, तो भी हम इसमें से कोड जो था ना, या हम जो थे इस पर्टिकुलर राइट में से इसको डिराइव या निकाल सकते थे। जैसे मैंने बताया राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अब ये मैं प्रोसेशन या प्रोटेस्ट निकाल रही हूँ, ये भी तो मैं ग्रुप की वॉइस ही तो एक्सप्रेस कर रही हूँ ना, कि मुझे मेरे ग्रुप को या मेरे ये पूरी कम्युनिटी को ये पसंद नहीं है, तो और मैं करूँ पीसफुली असेंबल करके प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन निकाल सकती हूँ। ठीक है, वो भी एक तरीके से मैं अपने स्पीच और एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये मान लो मेंशन ना भी करता, अभी तो किया हुआ है, फिर भी ये इसमें से डिराइव हो जाता। ठीक है जी, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी, दैट इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेशन सोसाइटी, एग्जाम्पल टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब ये राइट बेसिकली क्या है, यहां पे मैंने असेंबल पीसफुली किया, ये मैंने अनऑर्गेनाइज्ड
तरीके से मैंने ग्रुप बना लिया, मैंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया या मैंने डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे एज अ सिटीजन ये एम्पावर करता है कि मैं अनऑर्गेनाइज्ड को एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप भी बना सकती हूँ, जिसमें एक मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना लूँ, इसका एक लीडर बना लूँ, इसके आगे मेंबर्स बना लूँ, इसके लेवल्स होने चाहिए अलग अलग, ठीक है, एक हायरार्किक सेटअप मैं शुरू करूँ ताकि मैं अपने इंटरेस्ट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट के आगे रख पाऊँ। उसके लिए मुझे क्या क्या अलाउड है, मैं यूनियन, आपने देखा होगा ट्रेड यूनियंस होती हैं फैक्ट्रीज में, वर्कर यूनियंस होती है, ठीक है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम रहती है अपने फैक्ट्री ओनर से तो वो जो है कलेक्टिवली डील करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सबसे बड़ी एग्जांपल इसका ये अमूल है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, दिस अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे एक विलेज के बहुत सारी फीमेल्स ने आके मिलके पूल इन करी अपनी रिसोर्सेज और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक तरह की छोटी सी कंपनी बनाई जो कि आगे दूध सप्लाई करती है ना, बटर सप्लाई करती है, और करते करते वो आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसी के अंडर राइट मिलता है आपको पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करने का। मेरा मन है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे ABC पार्टी को टिकट नहीं दे रही है, लेकिन मुझे इलेक्शन लड़ना है और मेरे 4-5 लोग और हैं जो चाहते हैं कि दे शुड सपोर्ट मी, तो फिर वो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाके रजिस्टर करा सकती हूँ एंड आई कैन फाइट द इलेक्शंस, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस। हाउएवर इवन नॉट टू कंटिन्यू इन एन एसोसिएशन इज पार्ट ऑफ द राइट। मेरा मन कर गया कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन अ पर्टिकुलर पार्टी ए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, हम बीजेपी में हैं या हम कांग्रेस में हैं या हम BSP में हैं, हमें वो पार्टी पसंद नहीं है, वी वांट टू लीव दैट पार्टी, डू आई हैव द राइट? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ठीक है, आपको नहीं पसंद है, आपके पास फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन का, आप छोड़ो, आप नहीं एसोसिएट करना चाहते हो उसके साथ, आप किसी और पार्टी में भी एसोसिएट कर सकते हो, अपनी बना सकते हो, किसी और में जा सकते हो, दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। ठीक है जी, let's move ahead. Now is article 19(1)(d), right to freedom of movement freely throughout the territory of India। preamble जब आप पढ़ोगे ना इंडिया का, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है कि हम सब मिलजुल के रहेंगे, भाई बहनों की तरह रहेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, एक कलेक्टिव यूनिट की तरह हम एक जो है वो रहेंगे। फ्रेटर्निटी एक तरह का ऑब्जेक्टिव है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं या दे रहे हैं अपने आप को। हम ये चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी को स्ट्रेंथन करे कंट्री में और एक तरह के भाईचारे की फीलिंग जो है वो बनाए रखे। अब वो भाईचारे का फीलिंग तो तभी आएगा ना कि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, जुलेंगे, कल्चर्स इंटरमिंगल होंगे, वी कैन मूव थ्रू आउट। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, सारी उम्र नॉर्थ इंडिया में रह रही हूँ, साउथ में कभी गई नहीं हूँ, साउथ में जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है, तो आई कैन नॉट हैव दैट फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस और बिलोंगिंगनेस, या वो मेरा कोई प्यार नहीं पड़ेगा साउथ इंडिया के लोगों के साथ या ईस्ट इंडिया के लोगों के साथ या वेस्ट इंडिया के लोगों के साथ। आई कैन नॉट डू दैट। ठीक है, जस्ट टू टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ये आर्टिकल यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप फ्रीली मूव कर सकते हो। मेरा आज मन करा कि मुझे कन्याकुमारी जाना है और मैं अपनी गाड़ी उठाई, आई कैन ड्राइव थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द country, I am free to do that. However, wherever and move wherever and however, aim of this right is to promote feeling of, this is feeling of fraternity. Guys, there's some serious error here, please pardon me. And brotherhood among people. Exception जो है reasonable restrictions जो है यहाँ पे भी apply करते हैं in the interest of scheduled tribes and security of state. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखोगे ना, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, बहुत सारे ट्राइब्स हैं वहाँ, ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
और वो ना बहुत प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, अबोरिजिनल्स हैं, वो ना अपने बहुत दे आर नॉट वेरी एडवांस्ड एंड इतने मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं, और वो थोड़े बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ग्रुप्स में रहने वाले लोग हैं, आउटसाइड इंटरफियरेंस इतनी पसंद नहीं करते और उनका नंबर बहुत कम है। ठीक है, तो जस्ट कि उनका कल्चर प्रोटेक्टेड रहे, वो थ्रेटन ना फील करें किसी बाहर वाले इंसान से या किसी बाहर वाले कल्चर से, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं अप्लाई करती हैं कि आप उनकी टेरिटरी में जब भी मूव करोगे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है एक, ये परमिट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आपको लेना पड़ता है जब आप जो है ये मीना स्टेट्स हैं जहाँ अगर आप मिजोरम में जाओगे, नागालैंड में जाते हो, अरुणाचल में जाते हो, दीज आर दी स्टेट्स जहाँ आप जब जाओगे तो आपको ये परमिट लेना पड़ता है कि हाँ जी हम यहाँ ना वी वांट टू विजिट दीज, आई हैव टू विजिट अरुणाचल और प्लीज़ मुझे जो है आप परमिट दे दीजिए सो दैट आई कैन सी द प्लेस। देन इफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर आपको इफ इट डीम्स फिट तो आपको परमिट मिल जाता है। ठीक है जी, उसके बाद है रीजंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कैसे, मान लो आर्मी की कैंटोनमेंट है, आर्मी कैंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई नया वेपन है, फॉर एग्जाम्पल राफेल ही आया, चलो नया आया ना, राफेल ही आया किसी कैंटोनमेंट में आया, फॉर एग्जाम्पल अम्बाला कैंटोनमेंट में राफेल आया। अब अम्बाला कैंटोनमेंट भी इंडिया में की टेरिटरी का पार्ट है, आप भी इंडियन हो, आप क्या ये राफेल की जहाँ पे आर्मी कैंटोनमेंट में या एयरफोर्स स्टेशन में ये पार्कड है, यहाँ जहाँ पे ये है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो व्हेन यू से कि आई हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। नो यू कैन नॉट, क्यों, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट थ्रेटन हो जाएगी स्टेट को, आप क्योंकि आप एक ऑफिशियल नहीं हो, आप गवर्नमेंट के आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर, आप ऑथराइज्ड पर्सनल नहीं हो कि आप यहाँ विजिट कर पाओ। तो हो सकता है आप उसका कोई डेटा ले लो, हो सकता है आप उसकी कोई पिक्चर्स ले लो एंड यू कैन सेंड इट टू द एनिमी पर्सन, और इवन नॉट दैट, आप वैसे ही कोई पिक्चर ले लो और आपका फोन हैक हो जाए और वहाँ से जो है डेटा एंड स्टफ निकल जाए, nobody knows ना, you are not authorized to deal with this very expensive machinery, आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ है। तो यहाँ आपको जो गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटीज हैं वो रोक सकती हैं कि नहीं आप नहीं जाएंगे, और आप फिर ये राइट क्लेम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर आता है। ठीक है, मैंने बता दिया इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दैट इज टेकिंग परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर विजिटिंग द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट में किससे लेते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स परमिशन देता है। ठीक है जी, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोविजन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट टू सिटीजन्स throughout the territory of India. It is the corollary to previous right as it allows permanent and temporary state at the place. Basically इससे पहले वाला प्रोविजन क्या था, देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, गाड़ी में जाना गाड़ी में चले जाओ, पैदल जाना पैदल चले जाओ, बस में जाना बस में चले जाओ। ये जो प्रोविजन है ना, ये पिछले राइट की ही कॉरोलरी है। कॉरोलरी मतलब उसमें से डिराइव किया जा सकता है। ये राइट ये कहता है कि आपका जहां मन कर रहा है देश में, आपको घर बना के रहना है, आप घर बना के रह सकते हो। आपको टेम्पररी 2 दिन के लिए रहना है, आप 2 दिन के लिए रहो। आपको 2 साल के लिए रहना है, आप 2 साल के लिए रह सकते हो। आपको 20 साल के लिए रहना, आप 20 साल के लिए रह सकते हो। आपको अलाउड है कि आप इस देश में कहीं भी रह सकते हैं, टेम्पररीली या फिर परमानेंटली। यहां भी सेम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करती हैं, जो कि जैसे मैंने बोला था शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला एरिया है, वहां पे आप घर नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल हिल स्टेट्स हैं, है ना, जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। JNK में भी ये प्रोविजन एग्जिस्टेंस में है, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते, आप यहाँ जाके ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकते लैंड की। ठीक है, ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये स्टेट्स जो है ना बहुत स्मॉल स्टेट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजंस जो हैं
क्योंकि बड़ी सेंसिटिव पॉपुलेशन कल्चर्स हैं, तो इनको ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है जी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोविजन which is 19 clause 1 सब clause G, right to avocation। avocation का मतलब क्या है? profession। right to right to citizen to choose any profession। आप कोई भी प्रोफेशन जो है कंट्री में चूज कर सकते हो। आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बन जाओ, आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बनना है, आईएएस बन जाओ, कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी मत बनो, कोई कुछ नहीं कहेगा, बट यू हैव टू हैव द मनी टू डू नथिंग। ठीक है। ट्रेड फॉर बिजनेस, हाउएवर गवर्नमेंट और स्टेट कैन एनफोर्स नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको मन कर रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सर्जन बनना है और मुझे सर्जरी प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं है कि आज स्कैल्पेल उठाओगे और यू कट ओपन अ पर्सन, नहीं, आप नहीं कर सकते। उसके लिए गवर्नमेंट नेसेसरी क्वालिफिकेशंस लेके आएगी। आपको 11th-12th में मेडिकल पढ़ना पड़ेगा, 12th के बाद आपको नीट यूजी का पेपर बैठना पड़ेगा, 6 साल की एमबीबीएस करनी पड़ेगी इंटर्नशिप को मिला के, फिर आप एमडी या एमएस करोगे, उसके लिए एग्जाम पास करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप ये जो प्रोफेशन ऑफ अ सर्जन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई मीन बाय क्वालिफिकेशंस जो गवर्नमेंट सेट कर सकती है। हाउएवर द सर्टेन प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसेस दैट आर प्रोहिबिटेड। आपका मन कर गया कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ना मेरा मन कर रहा है कि मेरा प्रोफेशन हो कि मैं ड्रग्स बेचूं या मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करूं, ये भी एक प्रोफेशन ही है, तो आई कैन डू दिस? नो, आई कैन नॉट डू दिस। क्यों? मेरे ड्रग्स बेचना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो सोसाइटी में क्योस लेके आता है, सोसाइटी में नशा प्रमोट करता है। मेरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, मतलब लोगों की खरीद फरोख्त करना, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो मैं वो काम नहीं कर सकती। मैं वही एक्टिविटीज़, वही प्रोफेशंस कर सकती हूँ जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है और इसकी क्वालिफिकेशंस को जो है मैं फुलफिल करती हूँ। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर हियर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 20। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। सी हियर, ऑल इंडिविजुअल्स, ये सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स, कोई सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स दोनों पे अप्लाई करता है। कोई बाहर से, मान लो कोई यूएस का सिटीजन इंडिया घूमने आया हुआ है, उस पर आर्टिकल अप्लाई करता है? हाँ करता है। कौन से नहीं करते अभी तक के? 15, 16, 19। 15 इज डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। 16 इज राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 20 में सिटीजन और फॉरेनर्स पे अप्लाई करता है कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस या कुछ ऐसे क्राइम्स हैं, क्राइम्स तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, खैर ऑफेंसेस हैं जिन पे ये अप्लाई आर्टिकल करता है। देखें कौन से हैं। चलो, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है नो एक्सपोस्ट फैक्टो ऑफ क्रिमिनल लेजिस्लेशन, स्टेट कैन नॉट इनैक्ट लॉ विच इज क्रिमिनल इन नेचर एंड गिव इट अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी 2022 चल रहा है। 2021 में आपने एक रॉबरी करी। चलो आपने नहीं करी, मैंने करी, तो आप अच्छे हो, मैं बुरी हूं। मैंने एक रॉबरी करी, रॉबरी की सजा यहां पे 5 साल है। 2022 में गवर्नमेंट एक लॉ लेके आती है कि आज से रॉबरी की सजा जो है वो 10 साल है। यहां मैंने 5 साल की करी, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी सुनवाई हो रही है। कोर्ट क्या मुझे 10 साल की सजा देगा या 5 साल की सजा देगा? कोर्ट मुझे 5 साल की सजा देगा, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने क्राइम कमिट किया था उस टाइम पे सजा 5 साल थी। चाहे अब गवर्नमेंट ने, ये पार्लियामेंट ने लॉ पास करके सजा 10 साल की कर भी दी है, फिर भी मुझ पे वो अप्लाई नहीं होगा। बैक डेट में जाके क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं होता, सिविल लॉ हो सकता है, क्रिमिनल नहीं होगा। ठीक है जी। अब इसका बहुत नोटेबल एग्जाम्पल ना, जब आप निर्भया रेप केस हुआ था दिल्ली में, आई थिंक इट वाज इन 2012, इसमें एक
इसमें एक जो क्रिमिनल था ही वॉज ऑफ अ माइनर एज, 18 ईयर्स से नीचे थी एज, 17 ईयर्स और 16 ईयर्स समथिंग थी। तो उसमें क्या था, जिस पर्टिकुलर डे उसने क्राइम कमिट किया था वो 18 साल से नीचे था। इंडिया में जो लॉ तब एग्जिस्टेंस में था ना, आप 18 साल से नीचे वाले लोगों को आप जो है कैपिटल पनिशमेंट जैसे फांसी हो गया या लाइफ इम्प्रिजनमेंट आप नहीं दे सकते। उनको रिफॉर्म जो चाइल्ड रिफॉर्म सेंटर्स होते हैं, जो है ना बाल सुधार गृह कहते हैं हम उनको, वहाँ पे भेजना पड़ता है। बहुत अप्रोर भी हुआ था कि इसने इतना हीनियस क्राइम, इतना गंदा क्राइम कमिट कर दिया और आप बस इतनी कम सज़ा दे रहे हो। लेकिन सरकार ये या जो है जुडिशरी है ये वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि बैकडेट में जाके क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं होता। फिर क्या हुआ, फिर पार्लियामेंट में नई फिर दोबारा नया लॉ बना और उसमें फिर ये ऐड किया गया 16 से 18 ईयर्स में अगर कोई इंसान बहुत हीनियस, बहुत ज़्यादा डेडली क्राइम कमिट करता है तो फिर उसको हम एज एन अडल्ट ही ट्राई करेंगे। लेकिन ये अब अप्लाई करता है। निर्भया केस में अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे तब एग्जिस्टेंस में ये लॉ नहीं था। तो एक्स पोस्ट फैक्टो है, यहाँ पे there's a spelling mistake here. I'll make sure next time ex post facto, no please remember, ex post facto criminal legislation नहीं हो सकती। State cannot enact a law which is criminal in nature, give it a retrospective effect. It means if at the time of commission of it is not criminal in nature, then state cannot make a law to make it criminal subsequently and apply it from backdate. Similarly, the duration of criminal punishment cannot be altered to apply it retrospectively. ये बहुत ज़्यादा टफ लीगल लैंग्वेज में दिया हुआ है, मैंने समझा दिया है। तब की सज़ा अगर 5 साल है, 5 साल मिलेगी, 10 साल नहीं मिलेगी। तब अगर मान लो आपने कोई क्राइम कमिट किया है और वो क्राइम जो है स्टेट के जो लॉ के अंडर क्राइम नहीं है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये क्राइम होना चाहिए और वो क्राइम बना देती है, तो आपको बैकडेट में क्रिमिनल लॉ लगा के वो उठा नहीं सकते, पनिश आपको नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में लगता है, सिविल में नहीं लगता। सिविल में गवर्नमेंट ने लगाया भी था, ये वोडाफोन का केस हुआ था, बैकडेट में जाके टैक्स लगा दिया था वोडाफोन पे, कितना टैक्स बनता है आपका, हमने नया लॉ बनाया, हम तब से अप्लाई कर रहे हैं, आप इतने पैसे हमें दो। क्रिमिनल सिविल में लग सकता है, क्रिमिनल में नहीं लग सकता। ठीक है जी, आगे चलें। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 prohibits double jeopardy, prohibits a person to be punished more than once for a single crime. मैंने आज मान लो मैं ही रॉबरी कमिट कर रही थी ना, मैंने रॉबरी कमिट कर दी, मेरे को 5 साल की सज़ा हो गई। उस रॉबरी के साथ जो है किसी और मेरे साथ कोई और एक कंप्लिस था, उसको सज़ा तब नहीं हुई थी, वो तब बच के निकल गया था। लेकिन कोई नया एविडेंस सामने आता है और जो मेरा साथी है वो दोबारा जेल में जाता है, उसको सज़ा हो जाती है। क्या आप मुझे दोबारा सज़ा दे सकते हैं? नहीं। अगर मुझे एक जगह से सज़ा हो गई है, मान लो मुझे हाई कोर्ट ने 5 साल की सज़ा दे दी है और मैंने काट ली है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उठ के आए और कहे कि नहीं, अब क्योंकि दूसरा केस है, सेम क्राइम के लिए मुझे 2 बारी सज़ा नहीं हो सकती। दैट इज कॉल्ड डबल जेपर्डी। ओके, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोहिबिट होती है। नाउ इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, नो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। स्टेट कैनॉट कंपेल अ पर्सन टू प्रोवाइड एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, एग्जाम्पल कन्फेशन गिवन इन पुलिस कस्टडी, नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब मैंने रॉबरी कमिट करी, पुलिस ने मुझे पकड़ा, पुलिस ने मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, पुलिस मुझे कह रही है हमें सबूत नहीं मिल रहा, आप हमें बताओ आपने ये कहाँ रखा है, तो मैं इंटाइटल्ड नहीं हूँ कि मैं इन्हें बताऊँ, मैं लीगली बाउंड नहीं हूँ। आई कैन रिफ्यूज, आई कैन रिफ्रेन कि मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मैं कोई एविडेंस ऐसा दूं जिससे कि मैं कल को कॉन्विक्ट हो जाऊं, मेरी कन्विक्शन हो जाए कोर्ट में,
ठीक है। तो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोटेक्शन देता है कि ऐसा कोई एविडेंस जो कि मेरे लिए कल को सजा के पात्र बन सकता है, मैं चाहती हूँ मैं पुलिस को ना दूं, तो ये मेरे लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। मैं ऐसा कोई भी एविडेंस जो है रिफ्यूज कर सकती हूँ पुलिस को देने से, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा जब क्रिमिनल्स हैं वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर देती है, कन्फेशन ले लेती है उनसे कि हाँ 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 हमने किया है, हाँ, बिकॉज पुलिस प्रेशराइजेस, इट बीट्स यू अप। लेकिन कोर्ट में जाके अगर पुलिस ये कहे कि देखो इस पर्टिकुलर इंसान ने ये माना था कि इसने किया है, तो कोर्ट वो नहीं मानता। कोर्ट कहता है आप एविडेंस लेके आइए, जो अक्यूज्ड है ना, जिसका जो यहाँ कटघरे में खड़ा है, इसका कन्फेशन जो है वो कोर्ट में नहीं माना जाएगा, हम सिर्फ एविडेंसेस को मानेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन से पढ़ा? नो एक्स पोस्ट फैक्टो, बैकडेट से आप क्रिमिनल लेजिस्लेशन नहीं लगा सकते, डबल जेपडी, एक क्राइम के लिए आप 2 बारी सजा नहीं दे सकते मेरे को, ठीक है। नो सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, ऐसा कोई एविडेंस जो मेरे खिलाफ यूज हो पाए, अक्यूज के खिलाफ यूज हो पाए, मैं नहीं दे सकती, मुझे अलाउड है इफ आई वांट टू रिफ्रेन माई सेल्फ, ठीक है। ये हुआ आर्टिकल 20 सी। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा? आज हमने आर्टिकल 14 to 18 इक्वालिटी वाला पहले पढ़ लिया था। आज हमने राइट टू फ्रीडम के बारे में जाना। फ्रीडम क्या है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम के अंडर कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, ठीक है, रेजिडेंस के, मूवमेंट के, प्रोटेस्ट के। उसके बाद हमने जाना आर्टिकल 20 जो कि कुछ ऑफेंसेस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कॉन्विक्ट्स और अक्यूज्ड को। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे राइट टू लाइफ से, आर्टिकल 21 से, और फिर देन वी विल टेक इट forward. I hope you've learned a lot today. That's all from my side. Thank you.